आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक में हमारा टॉपिक है ऊप। ओके, ऊप का फुल फॉर्म क्या होता है? सो ऊप इज स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि ऑब्जेक्ट होते क्या है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि फेसबुक, कितने लोग यूज़ करते हैं फेसबुक? बहुत सारे लोग। तो फेसबुक है क्या है? जस्ट एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। फेसबुक में अकाउंट जिसने बना लिया तो अकाउंट होल्डर क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। और फेसबुक की सर्विसेज क्या कहलाएंगी? प्रॉपर्टीज। समझ में आया? फेसबुक क्या है? एक ब्लूप्रिंट। फेसबुक का एक होम पेज दिखता है, आई मीन से लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज। बट जो रजिस्टर्ड होगा, मतलब कि जो अकाउंट बनाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, वही क्या कर सकते हैं? इस ब्लूप्रिंट की प्रॉपर्टीज को यूज। क्लियर? तो यहाँ पे मेन टास्क किसके थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है? बट ऑब्जेक्ट किसके थ्रू बन रहा है? समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जब हम टास्क परफॉर्म करते हैं ना, तो इट्स प्रोवाइड की कॉन्सेप्ट्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? की कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ आती है आपकी क्लास। दूसरा यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्ट। तीसरा आता है आपका इनकैप्सुलेशन। फोर्थ इज इनहेरिटेंस। फिफ्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक्सट्रैक्शन भी आता है। या नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ होते हैं? ऊप में। ओके, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसे होते हैं ना, जब तक आपको लॉगिन विंडो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिखेगा, क्या आप अकाउंट बना पाएंगे? क्या आप अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे? नहीं। बट अकाउंट जैसे ही आपका बन जाता है, आप लॉगिन कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? उसकी सर्विसेज को यूज। अब ऊप कॉन्सेप्ट हमें एक और चीज प्रोवाइड करता है। सो ऊप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। जब भी आप ऊप कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं ना, तो वो हमें प्रोवाइड करता है मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है हर टास्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बोला, कोई भी एग्जांपल अगर देते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारी मूवीज़ में क्या क्या होता है कि जब आपने देखा है कि कुछ जैसे लुका छुपी मूवी की बात करती हूँ, तो उसमें आधी शूटिंग तो ग्वालियर की है, आधी बनारस की है। तो क्या सारी चीज़ें एक बार में शूट हो गई होंगी? तो वहाँ पे क्या परफॉर्म किया गया? मॉड्यूलरिटी। प्रमोशन का टाइम होता है तब क्या होता है? पूरी मूवी प्रमोट करने के लिए लेते हैं या कुछ कुछ पार्ट्स? तो प्रोसेस क्या कहलाती है? मॉड्यूलरिटी। यदि मॉड्यूलरिटी नहीं होगी तो आपका कोड क्या हो जाएगा? एक बल्क में आ जाएगा। एग्जाम्पल दूसरा दूं कि कभी आपको अमाउंट मिलता है तो आपको 1000 रुपये दिया जाता है, तो 1000 क्या हो गया? पूरा एक नोट हो गया। कुछ दुकान वाले बोल देते कि नहीं हमारे पास नहीं है, और वही 1000 को 100 रुपये में डिवाइड कर दिया जाए तो मॉड्यूलरिटी। जहाँ ज़रूरत है 50 रुपये की 50 यूज़ करोगे, मॉड्यूलरिटी है तो कहीं भी यूज़ हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। समझ में आया? करते हैं ना हम, 1000 का खुला करा के क्यों रख लेते हैं? जरूरत हो मॉड्यूलरिटी कर ली, क्योंकि हर जगह पे 1000 का नोट नहीं चलता। दैट्स वाई कि मॉड्यूलरिटी इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। चीज़ें आपकी ही हैं, बट आप क्या करेंगे? उनको एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो लिखिए मॉड्यूलरिटी क्या होती है? मॉड्यूलरिटी मीन्स डिवाइड बिग टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स। एग्जाम्पल में लिख लो,
like 1000 for 1 note या 100 for 10 notes। सबसे ज़्यादा यूज़ में क्या आएगा? डिविजन्स। 10 नोट कर लोगे तो 10 नोट से क्या होगा? 100 के 10 नोट से आप कहीं भी किसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह पर 1000 का नोट सपोर्टिव नहीं होता। क्लियर हुआ? चलिए, मॉड्यूलरिटी के बाद में यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिख दिया, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब रीयूज करना। कोई भी टास्क आप जब बनाते हैं ना तो आपके माइंड में एक सेट रहता है कि ये हम रीयूज कर पाएंगे। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैंने बनाना आपको बता दिया, अब जब आपको एक बार आ गया तो आप क्या करोगे? वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फिर से बना लोगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रीयूजेबिलिटी। मैं कोई भी काम करना बताती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ? आप लिख लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत होगी तो आप उसी चीज़ को रीयूज कर पाओगे। क्लियर? सो रीयूज मीन्स वी कैन again and again use same code या whatever, जो भी एक बार लिख लिया तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर के पास भी आप जाओ, एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के पास भी जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? जितनी मेडिसिन होती है एक बार लिख देता है। अब आप 4 महीने बाद बीमार पड़ो या 1 साल बाद, सेम अगर सिम्टम्स है तो क्या करोगे? रीयूज करोगे ना उसी नोट को। ऐसा तो नहीं फिर से वही नोट बनवाने डॉक्टर के पास फिर पे करोगे। क्लियर? तो रीयूजेबिलिटी क्या होती है? एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिससे हमारा टाइम भी बचता है और इनफैक्ट हमारा अमाउंट भी बचता है। क्लियर? इसको नोट किया? नोट करिए इसे। चलिए, तो मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी समझ में आ गया। अब एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है कि ईच ऑब्जेक्ट इज एन एक्सपर्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोला गया कि हर ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सपर्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एग्जाम्पल अगर आपको दूं, आप जानते हैं यूट्यूब पे कितने चैनल बने हुए हैं? लॉट्स ऑफ। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास में अबव 100 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है? और कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनके पास में सिर्फ 1 सब्सक्राइबर है या फिर एक भी नहीं है। बट है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट ना, है तो दोनों के पास ही मेमोरी ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या है? सेपरेट मेमोरी एलोकेट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। हर ऑब्जेक्ट की खुद के कॉन्सेप्ट में एक्सपर्टीज होती है। क्लियर? ये दोनों क्या है आपके? ऑब्जेक्ट। यूट्यूबर ऊपर वाला भी और यूट्यूबर नीचे वाला भी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसका अलग चल रहा है और उसका अलग चल रहा है। यदि दोनों सेम होते तो जिसका ज़्यादा वाला है उसके अकॉर्डिंग सभी हो जाते। क्लियर हुआ? तो बोला क्या गया? ईच ऑब्जेक्ट इज एन एक्सपर्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ट्रैवल करना है, जस्ट कि मुझे यहाँ से इंदौर से मेरे होम टाउन ट्रैवल करना है, मैं स्लीपर बस में भी जा सकती हूँ, एसी की बस में भी जा सकती हूँ, फ्लाइट से भी जा सकती हूँ, व्हीकल से भी जा सकती हूँ। तो ये सभी क्या है? इनकी खुद की एक्सपर्टीज़ है। स्लीपर और एसी अपने अलग एक्सपर्टीज देंगे, फ्लाइट आपको अलग देगा। तो है तो सभी ऑब्जेक्ट ना। डेट्स पे क्या डेफिनेशन लिखी गई है? ईच ऑब्जेक्ट इज एन एक्सपर्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक तो हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करें हमारे आगे के कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे यूट्यूबर वाला छोड़ देते हैं, इससे क्लियर है। अब हम बात करने काम करने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बोल दिया कि जस्ट आपको केक बनाना है तो सबसे पहले क्या यूज़ करोगे? जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केक के लिए, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा केक के लिए वही यूज़ करोगे। बाकी की चीज़ें डिज़ाइनिंग वगैरह तो वो बात की बात हुई ना। तो यहाँ पे जब वो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका क्लास। क्लियर? ब्लूप्रिंट। हर काम करने के लिए, जैसे खाना बनाने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम खाना सब्जी बनाने जाते हैं तो हमें चाहिए होता है ऑयल। नमक तो हम बाद में डाल देंगे,
बट ऑयल पहले क्यों लिया? क्योंकि वहीं से तो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है आपकी। जस्ट हम ये कह सकते हैं क्रिएशन टाइप ऑफ प्रोसेस। तो जो भी क्रिएशन आप कर रहे हैं उसकी सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो क्लासेस तो मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी कि फैकल्टी तो होनी चाहिए। डेमो कौन देगा? फैकल्टी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फैकल्टी। सेम वैसे ही कि जब आप ओ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? क्लास। समझ में आया? अभी क्लास क्या है? तो देखिए क्लास इज अ कीवर्ड। सी में काम करोगे तो क्लास नहीं मिलेगी क्योंकि सी इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट जिस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे आप काम करते हैं वहां आपको क्लास कीवर्ड प्रोवाइडेड होता है। क्लियर? सो क्लास इज अ कीवर्ड इज यूज फॉर क्रिएट ब्लूप्रिंट। इसका काम क्या है? ब्लूप्रिंट को क्रिएट करना। ब्लूप्रिंट मतलब कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया मुझे एक रूम बनाना है। अब रूम बनाना तो है लेकिन सबसे पहले एनालाइज करोगे ना कितनी लेंथ और कितनी हाइट रखोगे। सबसे पहला काम क्या होगा? उसकी लेंथ और हाइट। स्ट्रक्चर। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा रूम बन सकता है क्या? एक घर बनाना है तो पहले आपने देखा होगा जब घर बनता है तो उसकी नींव पहले बनाई जाती है, तो वो क्या है? ब्लूप्रिंट। क्लियर? दैट्स व्हाई की क्लास इज अ ब्लूप्रिंट इज यूज्ड फॉर क्रिएट ब्लूप्रिंट। कैसे? तो लाइक पेपर ड्राइंग। बच्चों को देखे कुछ कलर भरने के लिए देना होता है तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि बेटा इतने में ही आपको कलर भरना है। तो हमने क्या दिया उनको? ब्लूप्रिंट। वो क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे। क्लियर? समझ में आया? इधर कृष्णा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट बना किस कर रहे हो? तो आगे आता है कि क्लास इज यूज फॉर क्रिएट रियल वर्ल्ड एंटिटी बेस्ड डिजाइन। अब आप किसी का ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो दुनिया में अवेलेबल होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो दुनिया में हो ही ना और आप बनाने बैठ जाओ? ब्लूप्रिंट किसी का देख के तो बनाओगे। ये किसी का देख के नहीं बनाओगे तो माइंड में कुछ आएगा जो रियल वर्ल्ड में आ सकता होगा, उसका बनाओगे। पेपर पे ड्राइंग करने के लिए हम नॉर्मल पेन लेके भी ऐसे ऐसे चला देते हैं, क्या वो रियल वर्ल्ड में कुछ बन सकता है? नहीं। बट अगर हम कुछ ड्राइंग करते हैं तो कुछ सेंसिबल चीज होगी, ऑब्वियस कन्वर्ट हो सकती है। डेट्स वाई की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि क्लास इज यूज फॉर क्रिएट रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब जो दुनिया में चीजें आ सकती है उनका क्या करता है? डिजाइन क्रिएट करने का काम करता है। क्लियर? जैसे मैंने बोल दिया कि चाहिए मुझे एक बस नाम की मुझे ब्लूप्रिंट, मतलब मुझे ब्लूप्रिंट बनाना है किसका? बस का, जिससे हम ट्रैवल करते हैं। तो हमने क्लास और क्लास का नेम क्या दे दिया? नाम कुछ भी दे सकते हो। अब सबसे पहले क्या होंगी यहाँ पे? सीट्स। 21 सीट होंगी, 26 सीट होंगी, तो ये क्या है उसकी? प्रॉपर्टी। अब बस है तो ऑब्वियस उसका कोई ना कोई कलर भी होगा। मैंने सेट कर दिया रेड। अब बस है तो उसकी विंडो भी होंगी। कितनी? 26 है तो ऑब्वियस 26 सीट, 26 विंडो हो गई, राइट? मोड होगा, किससे चलती है? डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है? एक स्पेलिंग देख लेना, पेट्रोल लिख देते हैं हम। तो ये सब क्या है? उसकी प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें इन फ्यूचर आप देख सकते हैं ना, रियल वर्ल्ड में होगी। बसें देखते हैं आप? हाँ, अभी वो बनी है ना, सीएनजी से यूज करने वाली सारी। तो यहाँ पे सब क्या है? ये ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। तो ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? आपका क्लास कॉन्सेप्ट। अब ये ब्लूप्रिंट तो आपने बना दिया, इसके अंदर आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। अब बस चलेगी तो ऑब्वियस कि वो कुछ ना कुछ स्पीड भी देगी। बाय डिफॉल्ट स्पीड कितनी होगी? 0 खड़ी होगी। पर आपने यहाँ पे स्पीड चेंज, तो यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी डाल दी सेल्फ, और यहाँ पे आप दे देंगे व्हाटएवर कुछ भी।
तो जैसे आप गियर डालेंगे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगी। स्पीड चेंज हो जाएगी। तो हमने मान लो कि यहाँ कर दिया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एस में क्या हो गया, एस प्लस। तो ये सब क्या कर रहे हो आप, ब्लूप्रिंट बना रहे हो। अब ब्लूप्रिंट तो बन गया, बट ये ब्लूप्रिंट क्या करेगा, यूज में आएगा। मतलब रियल वर्ल्ड में लाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको ऑब्जेक्ट बना लोगे। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। यही तो ऑब्जेक्ट आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी बन चुकी है। यूजिंग दिस वी कैन कॉल क्लास प्रॉपर्टी। जब रियल वर्ल्ड में आ जाएगा तभी तो आप गियर दे पाओगे ना। आपने बोल दिया कि ठीक है हमारी कार है, उसकी स्पीड आप 0 से लेके 120 तक चला सकते हो। अभी कभी मॉल में जाना या किसी मार्केट में जाना, आपको कोई स्कूटी पसंद आ रही है, तो वो जब तक आप परचेज नहीं कर रहे हो वो क्या कहलाएगी आपके लिए। आप परचेज करके क्या कर सकते हो, उसको स्पीड चेंज कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको एक पेपर ड्राइंग बना के मैंने दे दिया एरोप्लेन, तो दिख रहा है आपको उसको पता है कि ऐसे चलता है, ऐसी सर्विसेज हैं, बट रियल वर्ल्ड में जब आएगा तभी तो आप यूज़ कर पाएंगे। तो उस रियल वर्ल्ड में लाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बट वो आपके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं जस्ट कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट। जब आप दुनिया में लेके आ जाओगे देन यू कैन कॉल एज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। उसका यूज करके आप क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो, यूज। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बट एग्जांपल से पहले सिंटैक्स से कैसे काम करोगे। कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट का नेम व्हाटएवर कुछ भी, मेमोरी किसकी दे रहे हो आप उसको, बस। तो बस क्या है आपकी ब्लूप्रिंट यानी क्लास। अब ये जो बनाया है ना आपने, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। क्लियर। चलिए तो इतना तो क्लियर हो गया। तो यहाँ तक का हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, जे हम जो यूज कर रहे थे, ये क्या था हमारा, जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम यूज करने वाले एक एग्जाम्पल, जिसका यूज करके हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे काम वो करता है। चलिए, तो इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे माइंड में एक छोटा सा एग्जांपल आया है, वो करते हैं। लिस्ट कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही है। तो हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं यूज़र के अकाउंट की, जैसा फेसबुक अकाउंट आपने बनाया वैसे ही। तो हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो ये थोड़ा लोड हो रहा है एंड आइडियली ओपन होने वाली है हमारी। या कि अपना आइडियली प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझिए, तभी आपको क्लियर होगा ऑब्जेक्ट का काम कैसे होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ बना लिया एक क्लास। ठीक है, क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते थे, मैंने यहाँ पे डाल दिया फेसबुक। फेसबुक नाम की हमने बना ली क्लास। ऑलरेडी इसमें एक यूज़र है जिसका नेम है फेसबुक यूज़र। होते हैं ना बाय डिफॉल्ट एक फेसबुक यूज़र। अब फेसबुक यूज़र तो है, इसकी सर्विसेज भी चालू है, बट इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी बनाई हुई है, डेफ क्रिएट अकाउंट। यूज़र जब अपना अकाउंट क्रिएट करने आए ना, तो वो जो नेम दे वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, राइट, मेंबर से बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने डाला सबसे पहले सेल्फ, और यूज़र देगा अपना नाम। पर आपको पता है कि एक नाम का कोई एक से ज़्यादा यूज़र नहीं हो सकता, राइट। अकाउंट की ईमेल आईडी हुआ, फेसबुक की आईडी हुई, जो आईडीज़ होती हैं वो कभी भी सेम नहीं होती, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फेसबुक यूज़र का नेम। तो डुप्लीकेट तो होना नहीं चाहिए ना। यूज़र को बोला कि ठीक है हम यहाँ से नहीं दे रहे हैं, यहाँ से हमने हटा दिया। पर आपको याद है कि मैंने क्लास की प्रॉपर्टी इनसाइड कॉल करने के लिए बताया था कि सेल्फ का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ से बोला नेम
इनपुट एंटर नेम फॉर क्रिएट अकाउंट। यूजर क्या करने वाला है, एक नेम देने वाला है। सबसे पहले आप चेक करेंगे मेंबरशिप, यदि वो ऑलरेडी है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो वो ऐड हो जाना चाहिए। लॉजिक क्या लगा दिया, इफ नेम इन सेल्फ डॉट यूजर। सेल्फ डॉट क्यों लिखा, क्योंकि हम क्लास की प्रॉपर्टी को इनसाइड में कॉल कर रहे हैं। यदि है तो आंसर क्या आना चाहिए, दिस यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। क्लियर। और अगर नहीं है तो प्रोसेस कहाँ जाएगा, और एल्स में जब जाए तो आपने प्रिंट में क्या बोल दिया, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। और उससे पहले हमने सेल्फ डॉट यूजर डॉट अपेंड, उसमें क्या अपेंड कर दिया आपने, उस नेम को। ठीक है, इतना समझ में आ गया कोड। तो क्रिएट अकाउंट वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्रिएट अकाउंट के बाद में यूजर करेगा लॉगिन। अकाउंट क्रिएट होने के बाद क्या करेगा वो, लॉगिन। तो हमने डैप बना के क्या कर दिया, लॉगिन। अब रजिस्टर्ड हो चुका है तो लॉगिन के लिए भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने बोला इनपुट करके एंटर नेम फॉर लॉगिन। अब आप नया भी रजिस्टर कर रहे हो, जा तो वो लिस्ट में ही रहे ना। हमने लॉजिक क्या लगा दिया, इफ नेम इन कहाँ पे, यूजर, यानी कि सेल्फ डॉट यूजर यदि है तो आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुली। अब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए तो व्हाटएवर जो भी आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डाला एल्स, और एल्स में बोल दिया इनवैलिड यूजर। ठीक है, इतना चेक करने के लिए हमने ब्लूप्रिंट तो बना लिया। अब ब्लूप्रिंट बनने के बाद में क्या काम होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। सारी सर्विसेज तो हैं, पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट। मैंने यहाँ U1 का ऑब्जेक्ट बनाया और जिसको मेमोरी किसकी दे दी, फेसबुक किया गया। मेमोरी एलोकेट होगी। जब तक वो एग्जिट करने के लिए ना बोले ना, तब तक क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो हमने वेरिएबल देके क्या बोल दिया उसको, ट्रू। वाइल में जाके हमने क्या बोल दिया, वी। और यहाँ पे हमने कुछ भी दे दिया, लाइक एस इनपुट। बोला क्या, एंटर 1 फॉर क्रिएट अकाउंट /n, एंटर 2 फॉर लॉगिन /n, एंटर 3 फॉर लॉग आउट, व्हाटएवर जो भी। ठीक है, डेटा किसके पास जाएगा, एस के। इफ एस इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के, तो U1 के थ्रू कॉल किसको कर दोगे, क्रिएट अकाउंट को। ठीक है, एलिफ एस इक्वल होता है अगर 2 के, तो U1 डॉट कॉल किसको कर दोगे, लॉगिन को। एलिफ एस इक्वल होता है किसके, 3 के, तो यहाँ पे आप कर सकते हो लॉग आउट सक्सेसफुली। और V इक्वल्स टू क्या कर दोगे, फॉल्स। अदरवाइज एल्स पे जाके आप बोलोगे इनवैलिड सर्चिंग। ठीक है, फेसबुक app.py सर्चिंग स्पेलिंग। अब हमने इसको क्या किया, रन। हमें बार बार एप्लीकेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास कितना यूज़र है अभी, 1। मैंने 1 प्रेस किया, पूछ रहा है तो मैंने यहाँ डाल दिया प्रतिभा। रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। मैंने यहाँ लॉगिन करने के लिए डाला 2 और नेम क्या डाल दिया, प्रतिभा। लॉगिन सक्सेसफुली। और मैंने फिर से 2 डाल के व्हाटएवर कुछ भी डाल दिया। क्या ये यूज़र लिस्ट में आ गया है, क्या बोल रहा है, में आया। अब हम चाहते हैं स्टॉप करना, तो हमने क्या एंटर किया, 3, लॉग आउट
सक्सेस। तो इस टाइप से आप ऊप पे क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो ये जो क्रिएट किया है ना, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये जो टॉप पे लिखा है ये सब क्या है, आपका ब्लूप्रिंट। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का यूज करके ही आप क्लास की प्रॉपर्टी को पॉइंट कर पा रहे हैं। क्लियर? इतना पढ़ने के बाद में अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है, तो हमने क्या किया उसके लिए, यहाँ पे आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मतलब होता है रैप करना ऑल कोड को सिंगल यूनिट के अंदर। रैपिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जस्ट अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप आज के टाइम पे यूज करते हैं, सबसे पहले वो अलर्ट में आपको क्या देता है, दिस प्रॉपर्टी इज प्राइवेट। अपना लैपटॉप कभी भी आप किसी प्लेस पे छोड़ के जाते हैं, आपको पता है कि ये सिक्योर है, बट कंप्लीटली सिक्योर नहीं होता है। वो वहां से कहीं नहीं जाएगा, बट लैपटॉप के डॉक्यूमेंटेशन तो कोई ले सकता है ना। तो सिक्योरिटी के लिए क्या करते हो, पासवर्ड लगा देते हो। तो ये क्या कर दिया आपने, एक यूनिट के अंदर बाइंड। जब तक पासवर्ड क्रैक नहीं किया जाएगा तब तक अंदर कोई जा ही नहीं सकता। हो गया सिक्योर आउटसाइड वर्ल्ड से। किसी लोकेशन पे आप जाते हो तो वहां पे कैम क्यों लगाए जाते हैं, कैमरे सिक्योरिटी के लिए। बैंक्स आप देखिए, बैंक्स में कितना अमाउंट होता है, बट फिर भी लोग जाते हैं ना, गार्ड्स होते हैं, तो भी कैमरा वहां पे भी लगा होता है, वहां एक अलार्म मशीन लगी रहती है। सो मीन्स दैट इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, बाइंड करके रखना अपने कोड को सिंगल यूनिट में, जिससे क्या होगा कि ऑल कोड सिक्योर हो जाएगा आपकी आउटसाइड वर्ल्ड से। एक घर में आप रहते हो और आप कहीं बाहर जाते हो तो क्या करते हो, एक लॉक लगा जाते हो। लॉक क्या कर रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योरिटी रैप कर दिया ना आपने एक लॉक से पूरा घर। बस इनकैप्सुलेशन मीन्स all code bind in a single unit. Clear? इनहेरिटेंस के बारे में, सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोड रीयूजेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 10th आपने पास आउट किया, समझिएगा 10th पास आउट किया, तो 10th जब पास आउट किया ना, तब आपने क्या किया, आपने पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। अब जब आप 12th में जाएंगे ना, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारी कहाँ से एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि 12th तो तभी करोगे ना जब 10th पास आउट होके। गवर्नमेंट का एक रूल है ना, 10वीं गवर्नमेंट थी पहले, फिर 12वीं गवर्नमेंट हुई, तो पहले 10वीं पास होती है तभी 12वीं में आते हैं। हम आधार कार्ड क्रिएट करते हैं, जब हमारा आधार कार्ड क्रिएट हो जाता है, तो जब बैंक में अकाउंट क्रिएट करने जाते हो तो पूरा आधार कार्ड मांगते हैं या आधार कार्ड का नंबर, कॉपी मांगते हैं। नंबर क्यों मांगते हैं, मेन उनके लिए नंबर होता है। क्यों, क्योंकि जब उनके पास नंबर होगा ना, वो आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेंगे वहाँ पे, एक्सेस, क्योंकि उन दोनों के बीच में ऑलरेडी क्या है, रिलेशन। क्लियर हुआ? तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, code reusability and create relationship. So inheritance concept is used for create relationship between one to another. एक काम आपने एक बार कर लिया है तो आपको फिर से दूसरे में करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा वहाँ पे, रियूजेबिलिटी को परफॉर्म कर देगा। जैसे कोई कोड रहा तो उसको मतलब जैसे कोई कोड रहा, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यहीं पे आपने इंक्वायरी फॉर्म भर दिया, डेमो ले लिया, और जैसे ही आपका डेमो सेटिस्फाइड हुआ तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाता है। आपसे फिर से वही इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आपसे सिर्फ मांगा क्या जाता है, अमाउंट। अमाउंट देने के बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल, बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रीवियस है। कोड में करते हैं, जैसे कोई कोड लिखते हैं उसको रीयूजेबल जब भी करना आपने तो इनहेरिटेंस कर देंगे। ठीक है, इसका कोई वो क्या है, इसका कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं कि जोमेटो में कभी जाना, स्विगी पे कभी जाना,
तो आप एक बार क्या करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट, आपकी इन्फॉर्मेशन फुलफिल हो गई। इन्फॉर्मेशन फुलफिल के बाद में आपने कोई भी एक फूड ऑर्डर कर दिया, वो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर हो गई। इन फ्यूचर जब ऑर्डर करने जाओगे तो पुराना दिखाएगा, क्या आप इसे रीयूज़ करना चाहते हो, क्या फिर से ऑर्डर करना है। यदि कर दिया तो वो प्रीवियस हो गया, और नया करना है तो आप नया भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कि गूगल पे यूज़ करते हो, कभी किसी का अमाउंट रिचार्ज किया है तो वहाँ लिख के आ जाता है पेड, बट पेड के नीचे लिख के आता है रिपीट रिचार्ज। देखा है कभी रिपीट रिचार्ज? तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता दूं प्रैक्टिकल, ये तो क्लियर कर ही लिया। कोड रीयूजेबिलिटी, जैसे क्लास लीव, क्लास में मैंने यहाँ पे डाल दिया पर्सन। किसी कंपनी में आप जाओगे तो पर्सन में तो स्टाफ भी आता है, पर्सन में एम्प्लॉय भी आता है, और पर्सन में एडमिन भी आता है। जितने भी यूज़र होंगे उन सभी के पास उनका नेम होगा, सभी के पास उनकी एज होगी, और सभी के पास उनका कॉन्टैक्ट। तो ये 3 चीज़ें तो फ्री है। फिर बोला कि चलिए अब आने वाला है हमारी कंपनी में एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के पास में 3 चीज़ें तो वो हैं ही है ना, तो क्यों ना उसी को यूज़ कर लो। तो आपने अप्लाई क्या कर दिया, इनहेरिटेंस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है, इनहेरिटेंस। पर्सन ने किसको इनहेरिट कर लिया, एम्प्लॉय ने किसको इनहेरिट कर लिया। तो उसको 3 चीज़ें देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करना है तो क्या किया जाएगा, सिंगल लाइन में काम किया, डैप प्रोसेस किया, इन्फो किया उसने, सेल्फ लिखा। अब वो चाहता है उस नेम को यूज़ कर ले, तो ये लिखेगा क्या, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू व्हाटएवर दिस। तो सेल्फ क्या कर रहा है, क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल। इसके पास क्लास की प्रॉपर्टी नहीं है तो किसके पास चला जाएगा, पेरेंट के पास। एंटर व्हाटएवर जो भी नेम। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, इनहेरिटेंस के थ्रू। एम्प्लॉय, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय। ई डॉट कॉल किसको कर रहे हो, इन्फो को। तो हमने क्या किया, इस कोड को रन, जब रन किया तो मैसेज क्या आ गया, कर लिया उसने नेम वेरिएबल को रीयूज। तो क्या आपको फिर से लिखने की जरूरत पड़ी नेम। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, बट इट्स बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। जब तक आप रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। होता है ज़्यादातर देखना 10th क्लास में मोस्टली कोर्स आपका 9th का होता है, क्योंकि 10th ने 9th को क्या किया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करते हैं, सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि वन फॉर्म परफॉर्म मल्टीपल टास्क। एक फॉर्म रखा जाएगा एक नाम से, और जो कि टास्क क्या करेगा, मल्टीपल परफॉर्म। किसी एक कंपनी में किसी एक इंसान को ऐसा रखा जाता है जो हर काम कर ले, जैसे कि मैनेजर। हर स्ट्रीम में वो जाएगा तो क्या कहलाएगा, मैनेजर ही कहलाएगा। नाम एक ही है लेकिन वो काम क्या कर रहा है, ओवरऑल। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म means one form perform multiple task। जैसे कि आज के टाइम पे बन चुका है आपका QR कोड। QR कोड कहीं भी कुछ भी स्कैन करना है कर सकते हो। और अब तो हो गया है कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सबका QR कोड क्या है, सेम। वन ही फॉर्म परफॉर्म क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क। क्लियर हुआ? इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। होते हैं अभी टीवी में एडवर्टाइज चल रहे हैं, कुछ वो समोसे परचेस करने गए तो वो बोले कि मेरे पास तो गूगल पे है, देन से कि और कुछ पूछो, ये पूछने वाली बात है। यहाँ पे क्या हो चुका है कि एक ही फॉर्म परफॉर्म टास्क कर रहा है। फ़ोन पे करो, पेटीएम करो, मतलब कुछ भी करो, पे कर दो। क्लियर? तो लिख सकते हो आप एग्जाम्पल लाइक QR कोड, गूगल पे,
फोन पे, पेटीएम, सभी क्या हो गए आपके पॉलीमॉर्फिज्म टाइप ऑफ टास्क। वन फॉर्म परफॉर्म मल्टीपल टास्क। तो इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करता है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा ओवरराइडिंग। बट ओवरलोडिंग वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ डेटा टाइप स्पेसिफिक होता है, बट पाइथन में तो डेटा टाइप डायनामिक होता है, तो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट परफॉर्मेबल नहीं है। क्लियर? बट ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग क्या कहता है आपको? सिंपली कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट according to this concept method name and parameter both are same. ठीक है? This concept based on inheritance concept. इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पेरेंट के पास प्रॉपर्टी है वही क्या करेंगे, हम यूज करेंगे चाइल्ड के पास। तो प्रोसेस क्या हो गई आपकी? ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलोड तो क्यों नहीं करते इसको? ओवरलोड इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ओवरलोड में क्या होता है, आपका डेटा टाइप स्पेसिफिक होता है और पाइथन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। दैट्स वाई कि ओवरराइडिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लास्ट, जिसका नेम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट का यूज होता है डेटा को सिक्योर करने के लिए। ये समथिंग सिमिलर है इनकैप्सुलेशन से, क्योंकि इनकैप्सुलेशन में भी ये हो रहा है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स इंटरनल फंक्शनलिटीज आर हाइड एंड शो ओनली एक्सटर्नल फंक्शनलिटी। ऐसी चीज़ें जिसकी इंटरनल फंक्शनलिटी हाइड होती है वो सिर्फ शो क्या होती है, एक्सटर्नल। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है आपकी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड। आप अपनी व्हीकल में ही देख लो, उसकी ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें आपको तो सिर्फ ऊपर शो ऑफ हो रहा है ना कि यहाँ पे प्रेस करेंगे ब्रेक लग जाएगी, बट इंटरनली तो वो काम कर रही है ना, और वो क्या दिखती है आपको। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मोबाइल यूज़ करते हो, प्रीवियस टाइम पे ऐसा होता था कि बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो बैटरी को निकाल लेते थे। आज के टाइम पे क्या कर दिया उन्होंने, रैप कर दिया। तो रैप करने से क्या हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना आपका। होते हैं आज के मोबाइल में, देखो ना कि बैटरी यही नहीं है कहीं, सब फ्लैप। प्रीवियस टाइम में क्या होता था, सारी चीज़ें आप घर पे दूसरी बैटरी लाके चेंज कर सकते थे। अब कोई मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाए तो दुकान पे जाके आपको देना पड़ता है। डेटा क्या हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट। So this type of concept called data abstraction.